नारायण गुरु जयंती समारोह का भव्य आयोजन सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। कहा पीएम मोदी का विजन, गुरुजी की विचारधारा का विस्तार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम। युवाओं को इंटर्नशिप नियुक्ति पत्र विस्तृत 3 महीने सरकार के साथ करेंगे काम। विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी साझा की। कहा लोकतंत्र जीवंत दिशा में ऐतिहासिक पहल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विकासपुरी स्थित केरल स्कूल में आयोजित 171वीं श्री नारायण गुरु जयंती समारोह का शुभारंभ किया। समारोह में उन्होंने गुरुजी के आदर्शों और शिक्षाओं को आज के सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अत्यंत प्रासंगिक बताया। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि नारायण गुरुजी का जीवन समानता, समरसता और सामाजिक योगदान का प्रतीक रहा है। उनके विचार आज भी हमें एक समावेशी और न्याय संगत समाज की ओर प्रेरित करते हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम में कहा कि पीएम मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र भी नारायण गुरुजी की विचारधारा का ही आधुनिक विस्तार है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं गुरुजी के सपनों को जमीन पर साकार कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम में चयनित सभी युवाओं को हार्दिक बधाई। दिल्ली सचिवालय में इन ऊर्जावान और प्रतिभाशाली युवाओं को इंटर्नशिप नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पीएम इंटर्नशिप योजना से प्रेरित है और शासन व्यवस्था में युवा सोच को शामिल करने की नवीन पहल है। 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद चयनित युवाओं को दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में 3 महीने के पेड इंटर्नशिप मिलेगी। यहां अधिकारियों के साथ काम करते हुए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को समझेंगे और अपने सुझाव भी दे सकेंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की भावना से जोड़ने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम का शुभारंभ हो रहा है। ग्रेजुएशन कर रहे 87 युवाओं को दिल्ली सरकार के साथ काम करने के लिए चुना गया है। आने वाले 3 महीने तक ये युवा हमारी सरकार की नीतियों और परियोजनाओं के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहेंगे। ये पहली बार है जब शासन की प्रक्रिया में युवा माइंड्स को इतनी सीधी भागीदारी दी जा रही है। विकसित भारत सीएम इंटर्नशिप प्रोग्राम भविष्य के नीति निर्माताओं को तैयार करने और लोकतंत्र को और जीवंत बनाने की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। इंटर्नशिप प्रोग्राम आज से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। 9000 स्टूडेंट्स ने जो कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं दिल्ली में, उन सबको इसमें उन्होंने अप्लाई किया और इसमें फिर 87 बच्चे जो अप्रूव हुए आज से 3 महीने की इंटर्नशिप वो दिल्ली सरकार के साथ करेंगे। मुझे खुशी है कि पहली बार दिल्ली सरकार ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है जिसमें कि फ्रेश माइंड दिल्ली गवर्नेंस को अपने नए विजन और तकनीक के साथ जोड़ेंगे। इससे पहले इंटर्नशिप कभी सरकारों ने की भी तो उसमें केवल पॉलिटिकल एजेंडा लगाया, पॉलिटिकल लोगों का रिक्रूट किया और उनको फाइनेंशियल बेनिफिट देने की कोशिश की, परंतु ये प्योरली दिल्ली के युवाओं के लिए है। ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें रिक्रूटमेंट हुआ है और दिल्ली और युवा जुड़ करके कैसे विकसित दिल्ली 2047 की ओर जाने वाले हैं, इस पे काम किया जाएगा। तो 3 महीने में इन युवाओं का विजन और इनका साथ दिल्ली के ठहरे हुए पानी में एक नई वाइब्रेशन लेकर के आएगा और नई तकनीक के साथ में दिल्ली की गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की ओर तेजी से आगे बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने के इनकार कर दिया है। इस बीच हालांकि कोर्ट ने कानून में दिए गए 3 बड़े बदलाव पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है और इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की अनिवार्यता वाले प्रावधान पर राज्यों द्वारा नियम बनाए जाने तक रोक लगा दी है।
और हिंदी दिवस 2025 पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने से हमारी भावनाओं, हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है। भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बिहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की विदेशियां, इन सब ने हमारी संस्कृति को जीवन और लोक कल्याणकारी बनाया है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएं एक दूसरे की सहचर बनकर एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही है। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्र प्रेम को प्रबल बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास को हरेक देशवासी पूछता है। संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में भी पाए जाते हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपराओं में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है और भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है। गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गांव देहातों की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बने। जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो, SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क की भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने
अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जन भाषा और जन चेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है। 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। मित्रों, भाषा सावन की उस बूंद की तरह जो मन के दुख को और अवसाद को धोकर नई ऊर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से घड़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी नानी की लोरियों और किस्सों तक भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है। मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा, देसिल बहना सब जन मिठा, अर्थात अपनी भाषा सबसे मधुर होती है। आइए हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उनको साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़े। आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हिंदी दिवस के सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी मानसिकता और हमारी भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है। इसकी शब्दावली में हमारे इतिहास की गूंज, साहित्य की विशालता और हमारी संस्कृति की गहराई निहित है। हिंदी हमारी पहचान है और इसे संरक्षित करना, संवर्धित करना और इसके प्रति गर्व महसूस करना हम सभी का दायित्व है। आइए हम सभी मिलकर हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि दिल्ली के लक्ष्य को नई गति और दिशा देने वाला सिद्ध होगा। साथ ही इस दौरान राजधानी के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का भी शुभारंभ किया जाएगा। यहाँ पे दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार की बैठक में सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पहला जन्म दिवस और उस पे दिल्ली सरकार के द्वारा सेवा पखवाड़े के अंतर्गत किए जाने वाले 75 बड़ी योजनाओं के शुभारंभ पे विस्तृत चर्चा की गई। हमारे सभी जनप्रतिनिधि, चाहे वो सांसद हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, सभी के द्वारा शानदार तरीके से इस सेवा पखवाड़े में सहभागिता की जाएगी। स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, योजनाओं का शिलान्यास हो, शुभारंभ हो या नए प्रोजेक्ट को जनता को समर्पित करने के कार्यक्रम, रोजाना दिल्ली की जनता को बड़े और नए उपहार दिल्ली की सरकार देगी। ऐतिहासिक रहेगा दिल्ली के लिए ये 15 दिन का सफर, जिसमें दिल्ली के लिए विकास की नई ऊंचाइयां, नए आयाम, सुशासन को लेकर के नई परिभाषाएं, नए काम दिल्ली को दिए जाएंगे। और मुझे खुशी है कि हर तरीके से दिल्ली सरकार ने जो तैयारियां की है, हमारे मंत्रियों ने, हमारे विभागों ने, हमारे अधिकारियों ने, हम इतने कम समय में जनता को समर्पित करने के लिए तैयारी कर पाए। इन 6 महीनों में एक भी दिन, एक भी हमारा मंत्री और मैं स्वयं, हमारे विधायक, किसी ने अपने काम को छोड़ा नहीं। और यही कारण है कि वर्षों से लंबित और इंतजार वाली योजनाओं को हम दिल्ली की जनता को सौंप पा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट आधे अधूरे, टूटे हुए, बिना किसी प्लानिंग के चल रहे थे,
उनको हमने लाइन अप करके दिल्ली की जनता को सौंपने का काम पूरा किया और आरोग्य मंदिर जैसी योजनाएं जिसका दिल्ली को इंतजार था उसकी श्रृंखला लगातार हम बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को मैं बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन का ये सेवा पखवाड़ा दिल्ली के लिए बहुत सारे उपहार लेके आएगा, ऐसा विश्वास दिलाती हूं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AIIMS परिसर स्थित JLN ऑडिटोरियम में आयोजित ओणम पोनूनम 2025 उत्सव में भाग लेकर राजधानी के मलयाली समुदाय के साथ मिलकर ओणम का उल्लासपूर्ण उत्सव मनाया। इस वर्ष ओणम की शुरुआत मुख्यमंत्री सेवा सदन से हुई और जिसे मुख्यमंत्री ने अविस्मरणीय अनुभव बताते हुए कहा कि दिल्ली में केरल की समृद्ध परंपराओं, पारंपरिक व्यंजनों और लोक नृत्य की छटा देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरा केरल दिल्ली में बस गया हो। और मलयाली समुदाय विशेष रूप से नर्सिंग स्टाफ के रूप में जिसे सेवा भावना के साथ देश भर में कार्य कर रहा है, उसमें न केवल दिल्ली बल्कि पूरे भारत का हृदय जीत लिया है। इस भव्य उत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और विदेश राज्य मंत्री विल्ली मुरलीधरन सहित कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की और ओणम की शुभकामनाएं दी। दिल्ली की ट्रिपल इंजन की सरकार की बैठक में सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्रीय आर्य युवक परिषद के 47वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेकर समाज उत्थान और राष्ट्र निर्माण की उस सशक्त परंपरा से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रेरणादायक विचारों ने दिशा दी है। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि आर्य समाज का मिशन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि उस समय था जब महर्षि दयानंद ने समाज में शिक्षा, सत्य और सेवा के माध्यम से परिवर्तन का आह्वान किया था। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करते हुए कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति ने समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने और विशेष रूप से युवाओं के सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि इसी का परिणाम है कि आज भारत की नई पीढ़ी आत्मविश्वास से भरपूर होकर विकसित भारत के निर्माण में भागीदार बन रही है। और दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर अवैध हथियारों के कारोबार पर बड़ी चोट की है। पुलिस ने मथुरा के एक गांव में छिपी हथियार फैक्ट्री का भंडार फोड़कर 60 साल के आरोपी शिवचरण को गिरफ्तार किया है। खास बात यह रही कि पुलिस टीम को फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर तक पानी से होकर गुजरना पड़ा, जहां कई जगह पानी की गहराई 5 से 8 फुट तक थी। नॉर्थ जिले के डीसीपी राजा बांछिया ने बताया कि सराय रोहिल्ला थाने में दर्ज केस की जांच के दौरान आरोपी हनवीर ने अपने साथी शिवचरण का नाम बताया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम ने सीडीआर, लोकेशन और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर मथुरा के गांव अनेरदा गाढ़ी में छापा मारा। इस दौरान टीम ने फैक्ट्री से 14 देसी पिस्टल, एक मुस्केट गन, 350 से अधिक पिस्टल बनाने का कच्चा माल, 50 बैरल, 28 पाइप और हथियार बनाने की मशीनरी बरामद की है। अंधेरे और पानी से घिरे इलाके से लौटते वक्त आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। देखिए, ये लास्ट वीक आपको पता होगा हम लोगों ने एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री अलीगढ़ के अंदर बस्ट किया था, जिसके अंदर काफी बड़ी मात्रा में रिकवरी हुई थी। अगेन आई विल स्टार्ट, ये वहां से स्टार्ट होता है। 11 अगस्त की रात को सराय रोहिल्ला में एक फायरिंग होती है। उसके बेसिस पे हमने जब सोर्स को ट्रेस किया तो हमें अलीगढ़ के अंदर एक इलीगल आर्म्स फैक्ट्री मिली। उस इलीगल आर्म्स फैक्ट्री के व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसको जेसी भेजा गया, फिर उसकी बाकी सारी टेक्निकल डिटेल्स निकाल के हम उसको वापस पुलिस कस्टडी पे लेके आए और उससे फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।